नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा। आप देख रहे हैं हरित प्रवाह समाचार। इस वक्त हम केंद्रीय जेल रीवा के बाहर खड़े हुए हैं। केंद्रीय जेल रीवा के अंदर से कई अव्यवस्थाएं सामने निकल के आ रही हैं, जिससे जेल प्रशासन के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा, कमांडो अरुण गौतम ने जेल के अंदर की अव्यवस्थाओं को मीडिया के समक्ष रखा था और कई ऐसे कैदी जो केंद्रीय जेल रीवा से निकल कर बाहर आए हैं, उन्होंने जेल की अव्यवस्थाओं के बारे में सवाल खड़े किए हैं। लेकिन जब जेल प्रशासन से पत्रकारों द्वारा सवाल पूछा गया या उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, तब किसी तरीके से संतुष्टिजनक कोई उत्तर नहीं मिले और पत्रकारों के सवाल केंद्रीय जेल रीवा के अंदर के जो राज हैं वो अभी तक राज बने हुए हैं। क्या जेल प्रशासन जेल के अंदर की अव्यवस्थाओं पर पत्रकारों से बात करने में सक्षम नहीं है या फिर जवाब देने से पीछे हट रहा है? आपने पिछले दिनों खबरें सुनी होंगी कि गांजा, कोरेक्स और कई ऐसे अवैध और नशीली सिरफ की खबरें प्रकाशित हुई कि ऐसी अव्यवस्थाएं हैं, ऐसे मादक पदार्थ जेल के अंदर कैसे पहुंचते हैं। इन तमाम व्यवस्थाओं पर हम कई लोगों से पूछेंगे और आप एक दृश्य और भी देखिए। ये तमाम वो पत्रकार बैठे हुए हैं जो जेल प्रशासन से सवाल पूछने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन जेल प्रशासन, आप देख रहे हैं कि अभी तक कोई भी जेल के अंदर का जो जिम्मेदार अधिकारी है वो बाहर निकलकर नहीं आ रहा है। हम कुछ पत्रकारों से पूछेंगे कि उनके क्या सवाल हैं और क्यों यहाँ पर वो भीड़ लगाकर कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं जेल प्रशासन से सवाल करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रद्युम्न शुक्ला है। क्यों आए हैं यहाँ पर? हम आज तकरीबन 3-4 दिन से लगातार जेल से ऐसी खबरें निकल रही थी, तो हम लोग मेन इसलिए आए हैं कि कम से कम जेलर से अथवा अधीक्षक से मेरी बात हो जाए कि ऐसी अव्यवस्था जो जेल के अंदर चल रही है, कोरेक्स को लेकर, गांजे को लेकर और यहाँ तक कि प्रताड़ित को लेकर, कैदी जेल के अंदर जाते हैं और उनको प्रताड़ित किया जाता है, फिर परिजनों को बुलाया जाता है, फिर पैसे की मांग की जाती है। ऐसे बहुत सारे आरोप लगे हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि पत्रकारों से जो अधीक्षक महोदय हैं दूरी बना रहे हैं। यहाँ तक कि सुबह से तकरीबन 10 बार मेरे द्वारा फ़ोन लगाया गया, लेकिन फ़ोन रिसीव करने की टाइम नहीं है। जैसे अभी एक जेलर साहब आए, उनसे हमने संपर्क किया, बाई फेस माने आमने सामने संपर्क किया। उन्होंने बोला कि मैं अभी सर को बता देता हूँ। तकरीबन 1 घंटे 4:30 बजे से लेकर 5:30 बज रहे हैं, 1 घंटे से यहीं पे बैठे हैं। यहाँ पर न तो अधीक्षक न जेलर कोई भी इस संबंध में जो अव्यवस्था अंदर है उसको लेकर वो बात करने को तैयार नहीं। अभी हाल ही में एक राजू शुक्ला नाम के एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसके बाद कलेक्टर एसपी निरीक्षण करते हैं और जब पत्रकारों द्वारा ये सवाल पूछा जाता है कि जेल के अंदर की व्यवस्थाएं कैसी है, उनके द्वारा कहा जाता है कि सभी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब ऐसी घटना हुई तभी तो कहीं ना कहीं से सवाल खड़े हुए, और जब सवाल खड़े हुए तो वहाँ से जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो जेल के अंदर आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो अंदर प्रहरी होता है वो व्यवस्था ठीक कर दिया होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन ये इतने बड़े केंद्रीय जेल से ऐसी व्यवस्थाएं को लेकर के अगर खबर सामने आ रही है तो ये जिला प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसी इस तरह से घटनाएं सामने जेल के अंदर से नहीं आनी चाहिए, जो कि अधीक्षक हैं, जेलर हैं और शासन के द्वारा फंड दिया जा रहा है, तो वो फंड उस हिसाब से, मेनू के हिसाब से खाना नहीं दिया जाता। मैं बताऊं, अपने 2017 में मैं 3 दिन के लिए जेल गया था। किसी व्यक्ति के द्वारा फर्जी मामले में फंसा करके हमें 3 दिन रखा गया था। वहाँ पर भी मैंने देखा कि अंदर बड़े लोग हैं और वो गांजा पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं। ऐसी अव्यवस्थाएं मैं अपनी आंखों से देखा है। तो आज 2023 चल रहा है तो ये तो लागू है और ये सही भी है। इनकी जो मांगे, जो अंदर से व्यवस्था को लेकर खबर आ रही है, ये मेरे हिसाब से चूँकि सही समझ में आ रहा है कि प्रशासन की लापरवाही है, अथवा प्रशासन की मिली भगत है, या अधीक्षक की मिली भगत है, या जेलर की मिली भगत है। एक और जहां पर जेल प्रशासन के ऊपर गंभीर
आरोप लग रहे हैं और कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ जेल प्रशासन को ISO से सर्टिफाइड किया जा रहा है, उनको प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। अभी कल ही प्रमाण पत्र दिया गया है। तो दो तरह की बातें कैसे हो सकती हैं? एक तरफ उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है, ISO सर्टिफाइड किया जाता है, दूसरी तरफ गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये जेल का नहीं है ये कि जेल ने ही ये सर्टिफिकेट लिया है, ये लिया है वहाँ के कैदियों ने। क्योंकि वहाँ का रख रखाव जिस तरह से किया गया है, ये कैदियों के द्वारा किया गया है, ये जेलर के ऊपर नहीं है। ये तो जो उपाधि देनी चाहिए थी वो यहाँ के जेल के कैदियों को देना चाहिए था, जो अपने तरह से उन्होंने किया है। और दूसरी बात आपसे मैं बताना चाहूँगा पत्रकार महोदय कि जिस तरह से केंद्रीय जेल में 2 भाग किया गया है पत्रकारों को, एक पत्रकारों को ये वाइट देते हैं और सबको जानकारी देते हैं, और एक ही जगह दूसरे पत्रकारों को जवाब नहीं दिया जाता है। यहाँ पे 10 बार फ़ोन लगाने के बाद भी यहाँ के जेल केंद्रीय जेल के जेलर जो हैं वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। 2 पक्षों में बांटने के पीछे का राज क्या मानते हैं आप? राज क्या है, वही कह सकते हैं आप, जैसी करनी वैसी बननी। क्योंकि हम लोग जो चलाएंगे वो निष्पक्ष चलाएंगे। अभी कब तक इंतजार करेंगे अपने सवाल का जवाब पाने के लिए? हम अभी इंतजार करेंगे, पत्रकार हैं, हम हमेशा इंतजार करते रहेंगे खबरों को लेके। आज नहीं कल देंगे, कल नहीं देंगे परसों देंगे, लेकिन इनसे जवाब लेके रहेंगे। एक निष्पक्ष हम खबर नहीं चलाएंगे। जिस तरह से अभी जिन्होंने आरोप लगाया है राजू के परिवारों ने लगाया है कि यहाँ पे मर्डर हो गया है, उस विषय पे चर्चा करेंगे। इन्होंने जो सर्टिफिकेट लिया उस पर चर्चा करेंगे। जो होगा वो जो बन सकेगा न्याय दिलवाने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं और कहूँगा, एक बार और नज़ारा ये दिखा दें पत्रकारों का, जो कब से कई घंटों से इंतजार में है कि हमारे सवालों का जवाब जेल प्रशासन से मिलेगा या नहीं। और भूख भी लग चुकी है पत्रकारों को, सब कुछ न कुछ खाने में व्यस्त हैं। लेकिन मुख्य सवाल है कि जेल प्रशासन कब तक अंदर की अव्यवस्थाओं पर मीडिया से रूबरू होगा और जो गंभीर आरोप है उन आरोपों पर अपना पक्ष रखेगा। तो लगातार देखते रहिए हरित प्रवाह समाचार। नमस्कार, धन्यवाद। सर, रीवा जेल केंद्रीय जेल में एक बंदी की अभी 4 दिन पहले मौत हुई है और परिजनों का आरोप है कि उसको जेल में पिटाई की गई थी और मारने से उसकी मौत हुई है। और उसको बल यहाँ से मिलता है कि हॉस्पिटल के डॉक्टर भी कहते हैं मृत अवस्था में लाया गया था। हम लोग पत्रकार होने के नाते जेलर से और अधिकारियों से अभिमत लेने के लिए गए थे और उन्हें मिला नहीं। हमसे 3 घंटे तक हम इंतजार करते रहे। इस संबंध में हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि सरकार उनको मीडिया से न मिलने के लिए रोकती है और जवाब देने से रोकती है क्या, कि मीडिया के सामना नहीं कर पा रहे हैं मीडिया के सवालों का? नहीं, सरकार कभी भी किसी इस तरह की घटनाओं में मीडिया को न तो प्रतिबंधित कर सकती है न रोकने का काम करती है, क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि बहुत सारी जानकारी हमको मीडिया के आप सब लोगों के माध्यम से ही, जो जानकारी शायद दूसरे माध्यमों से हमको नहीं मिल सकती, आपके माध्यम से मिलती है। और उसी के आधार पर सरकार कई बार उसी को आधार बनाकर सुधार करने का, कार्रवाई करने का तमाम सारे काम करती है। और इस तरह की कोई घटना आई है तो ये मैंने संज्ञान में जरूर आया है, पर वो विधिवत अपने पास इस तरह का कोई न तो आवेदन पत्र आया है न सूचना आई है। यदि इस तरह की कोई बात मेरे पास आती, इस तरह के उनके आवेदन परिजनों के प्राप्त हों, तो निश्चित तौर पर मैं सरकार को कहूँगा कि उसकी जांच करावें और कोई भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता, वो उसको सरकार से ये कहूँ कि छोड़ने को किसी की आवश्यकता नहीं। देखने को आया है कि जिस तरह से केंद्रीय जेल में नशा की भी खोरी होती है, यहाँ से पैसे की मांग भी होती है। अरुण गौतम ने भी इनके ऊपर केस लगाया हुआ आरोप, तो ये आरोप कितने आरोप होते हैं उनसे सवाल पूछने पे नहीं होता है। तो क्या हम लोगों के माध्यम से आप उनको बताएंगे कि किस तरह से? नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, मैं क्यों बताने जाऊँ उनको? आप तो यदि आवेदन आया तो मैं सीधे जांच करा के कार्रवाई करूँगा, बताने उनको जानकारी देने जाऊँगा किस तरह का है। अब जैसे कोई आरोप लगाता है, नशे वाला आप कह रहे हैं, मारपीट वाला कह रहे हैं, परिजन ये यदि आरोप लगा रहे हैं, मेरे पास यदि आ जाए तो मैं सीधे जाँच का आदेश कराऊंगा कि इसको जाँच कराओ, और यहाँ से रीवा से नहीं ऊपर से जाँच कराऊंगा, जिससे निष्पक्षता के साथ जांच हो सके। आरोपों की सत्यता की पुष्टि होती हो तो वो हो जाए तो कार्रवाई हो जाएगी। उस लोग आवाज़ उठाते हैं तो उनके ऊपर फर्जी लोगों से तरह तरह का फर्जी पत्राचार करा के उनके ऊपर फर्जी मुकदमा कराने की तैयारी कराई जाती है। ये बातें कब तक ऐसी चलेंगी? नहीं, फर्जी तो वो थोड़ी करेंगे, उनके पास FIR का पावर नहीं होता। अभी वो तो वो भी थाने में ही शिकायत करेंगे
और सीधे FIR का रोज नामचा उनके पास नहीं होता, जेल के पास रोज नामचा नहीं होता। अभी ये करूँ जिसके पास रोज नामचा होता है FIR वही कर सकता है, रोज नामचा थाने में होता है। नहीं, वो झूठी शिकायत, हाँ, वो शिकायत करेंगे, ये कर सकते हैं। घटना की बात की हमें जाति सूचक या धमकी दिए, 2 महीने बाद घटना के आके थाने में शिकायत करते हैं। ना, निश्चिंत रहिए, इस तरह की शिकायत जो आपने बताई है इसको मैं स्वतः संज्ञान लूंगा और इसकी मैं खुद कहूँगा अधिकारियों से जांच कराने की, और उच्च अधिकारियों से कहूँगा कि इसकी जांच करो। वहाँ सर और अभी आपने देखा एक जेल के भीतर जिस तरह से घटना हुई है, जेलर को भी गिरफ्तार करना पड़ा है, आवश्यकता है। तो यदि ऐसा हो तो कोई जेल का अधिकारी होगा, इसका मतलब थोड़ी है कि सर्वे सर्वा हो गया। न तो सरकार सुपर हो सकता है, न तो किसी कीमत पर सरकार किसी को छोड़ने को तैयार है। और उदाहरण जेल का ही अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मुश्किल से 5-7 दिन का समय हुआ होगा। कोई महिला सुप्रिटेंडेंट थी जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई, अटैच किया गया, उसके खिलाफ छापा भी पड़ा, तमाम सारी बातें हुई। तो सरकार जीरो टॉलरेंस की व्यवस्था करती है सरकार, ये मैं आपको गारंटी दूंगा। वहाँ सर कई वर्षों से कर्मचारी वहीं पर पदस्थ हैं, वहाँ स्थानांतरण भी नहीं हो रहे हैं, जबकि मैं अभी सुप्रीटेंडेंट शायद नया आया, साल भर हुआ, क्या कब आया कोई नहीं, बाकी के कर्मचारी, उसके नीचे के जो है वो कर्मचारी जो मारपीट कर तो आइडिया नहीं, पर जेलर को सुप्रीटेंडेंट तो अभी सुनते हैं कि 6-7 महीना पहले कोई और वहाँ सर लगभग 3 डॉक्टर पदस्थ हैं, कभी ड्यूटी नहीं जाते हैं। वहाँ फार्मासिस्ट के द्वारा सारी मेडिकल रिपोर्ट बनाई जाती है, उपचार किया जाता है, जो भी गतिविधियाँ हैं। तो वहाँ डॉक्टरों की पदस्थापना क्यों है? निश्चित तौर पर जितनी आपने बताई शिकायतें ये हमको प्राप्त हो जाए, आपने संज्ञान लिया, मैं खुद ले लूँगा। यदि इस तरह का कोई हमको लिखित में मिल जाए तो आप फिर देखिए मैं कार्रवाई हम मीडिया कर्मियों की तरफ से आपसे मांग की जाती है, तो हमने ले लिया, नहीं हमने ले लिया। अब आपकी जानकारी है, जिन परिजनों ने आरोप लगाया, किसी ने किसी को आवेदन दिया होगा, उसी परिजन से मुझे एक आवेदन दिलवा दीजिए, मैं उसमें सीधे जांच का आदेश करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और सर वहाँ CCTV कैमरे नहीं लगे हैं एक आध जगह को छोड़कर, जहाँ दंड दिया जाता है गलत तरीके से, जो भी अवैधानिक गतिविधियाँ संचालित हैं, मैक्सिमम जगह CCTV कैमरे लगाए जाए। ना, इसको CCTV तो अंदर की व्यवस्था के लिए, उनको कैदी कहाँ जा रहा, कहाँ आ रहा है, उसके लिए लगाया होगा, तो वो तो लगेगा वो देखने के लिए। परंतु जहाँ कोई प्रताड़ना का काम होता है वहाँ CCTV में लगा करके कोई अधिकारी प्रताड़ना थोड़ी करेगा, नहीं तो अपनी फोटो कैसे उतारेगा वो आप भी समझते। कुछ दिन पहले मैंने मेजर अरुण गौतम ने आरोप लगाया था कि जेलर के ऊपर कि ये मारपीट करते हैं, हवाई जहाज बनाते हैं, ट्रैक्टर बनाते हैं, इस तरह से पिटाई होती है। उसी के अगेंस्ट में इन्होंने आयोग में अभी कंप्लेंट करी है, जेलर ने भी। तो क्या ये अरुण गौतम के खिलाफ, अरुण गौतम के ऊपर कि हमें सूचक गाली दे रहे थे और ये कर रहे थे। मैं कहता हूँ मेरा काम नहीं करता है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जेलर यहाँ पे कंप्लेंट कर सकता है? कैदी कैसे झगड़ा करेगा? अरुण गौतम जी को वो कैसे झगड़ा करेंगे? उनकी शिकायत तो गलत है, जेल के भीतर कोई झगड़ा करेगा तो वो तो आप तो जेल में ही सुधार सकते हैं। हाँ, लेकिन जेल के बाद जब अरुण ने इनके ऊपर आरोप लगाया, उसके बाद इन्होंने अमैया थाने में भी आवेदन दिया है अरुण गौतम के ऊपर, और आपके आजाद थाने में भी दिया है। तो क्या ये चीज हो सकती है कि ये जेलर इतने पोस्ट में रहने के बाद इतनी ओछी चीज कर रहा है? नहीं, ओछी है कि नहीं है, कोई अर्जी वो दे सकता है, शिकायत भी कर सकता है, क्योंकि खुद उसके हाथ में रोज नामचा नहीं, मैंने कहा ना। तो यदि वो उसके साथ कोई अभद्रता हुई है, कोई इस तरह का कार्य में बाधा, तो उसकी शिकायत तो कर सकता है। और जांच का काम तो पुलिस करेगी ना, वो थोड़ी करेगा। उनको करना होता तो FIR ना कर देते। यदि कोई आवेदन आया तो उसकी जांच ही होगी। प्रशस्ति पत्र दिया गया है अच्छे बंदी का, और फिर 2 महीने बाद शिकायत होती है कि वो आचरणहीनता की है। नहीं, इसका अपने पास आएगा तो हम करवाएंगे, इसकी जाँच कराएंगे, और आपको भरोसा देते हैं कि जांच में यदि जो सत्यता आप जो कह रहे हैं इसकी जांच हो जाए, और मैं भरोसा करता हूं आपकी बात पर। और निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई करने के लिए मैं सरकार को, उनको जेल विभाग के मंत्री को, DGP को, सबको कहूँगा कि इसकी जांच कराओ, और जनरल जांच करा दूंगा। ना भी आया हो तो भी कहूँ कि एक बार जांच करो इसकी। ठीक है, अधिवक्ता महोदय, ये अभी ये क्या नाम है इसका, अरुण गौतम जी आए हुए हैं। इनको शायद नोटिस थी कि किसी को जाति सूचक, जेल के कर्मचारी को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किए थे जेल में रहने के दौरान, और वहाँ से इनकी जमानत हुए लगभग 3-4 महीने हो रहे हैं। इस बीच में अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अब अचानक ऐसे क्यों हो रहा है? क्या इस तरह से जायज़ है या कानून का दुरुपयोग है? नहीं, अरुण गौतम जी को नोटिस मिला है, और मुझे उन्होंने बतौर अधिवक्ता अपनी तरफ से, चूँकि आज हड़ताल को छुट्टी थी कोर्ट की, इसलिए उनकी तरफ से जवाब देने के लिए मुझे साथ में लाए हैं।
और कहानी ये है इनके द्वारा जो बताई गई है वो ये है कि जेल में लगातार करप्शन के मामले बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। वहाँ पर जो बंदी जाते हैं जेल में, उनकी एंट्री होते ही और वहाँ पर जो है जेल के कर्मचारी, चाहे छोटे स्तर का हो चाहे बड़े स्तर का हो, वो कैदियों से उनकी हैसियत के हिसाब से पैसे तय करते हैं जेल की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए। जेल मैनुअल के अनुसार किसी भी कैदी से पक्षपात पूर्वक आप व्यवहार नहीं कर सकते, इस हैसियत से व्यवहार नहीं कर सकते कि कौन सा आर्थिक रूप से मजबूत है और कौन सा आर्थिक रूप से कमज़ोर है। उस हैसियत से आपका व्यवहार नहीं होगा, बल्कि जेल मैनुअल के हिसाब से व्यवहार होगा। वहाँ पर जेल में, हर जेल में नियम है कि एक अस्पताल होगी और अस्पताल में, जेल में आप उपचार, जो भी मरीज़, छोटी मरीज का मरीज़ हो और चाहे बड़ी मरीज का मरीज़ हो, वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ पे प्राथमिक उपचार के लिए भेजा जाएगा। और उसके पश्चात जो है, प्राथमिक उपचार के पश्चात वो अगर बाहर भेजे जाने लायक है कि उसका उपचार जेल के अंदर नहीं हो सकता, तो उसको आप संजय गांधी भेजेंगे, संजय गांधी उसको रेफर करेगा या अपने उपचार करेगा। इस संबंध में आपका एलिगेशन ये है कि सबसे पहले 2 एलिगेशन आपने लगाए हैं कमांडो जी ने, कि वहाँ पर अधिकारी जो हैं, मौर्य साहब जो फार्मासिस्ट हैं, उन्होंने, उनके खिलाफ़ ये है कि वो वहाँ पर जो दवाइयाँ और वहाँ पे अंडे और दूध जो शासन द्वारा मरीजों को मुहैया कराने के लिए प्रदान किए जाते हैं, और वहाँ पर मरीजों को न दे करके सीधे तौर पर, जो कि फ्री में देने का सुविधा है, उसको फ्री में न दे करके पैसे लेकर के मुहैया कराया जाता है, ऐसा आपका एलिगेशन था। तो इस संबंध में आपने एलिगेशन लगाकर प्रेस वार्ता की थी, और प्रेस वार्ता करने के साथ ही आपने जो है वरिष्ठ अधिकारियों को, आपके डीजीपी साहब को और मानव अधिकार को और कई संस्थाओं को आपने भेजा था कि इस संबंध में कार्रवाई की जाए। और बहुत सारे फ़ोन पे नंबर जेल में, जेल के कर्मचारियों के या उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बताए गए लोगों के फ़ोन पे नंबर चालू हैं, और उन फ़ोन पे नंबर पर अगर आप सर्वे करो, हम अरुण गौतम जी ने तो शिकायत की है, इसके पहले 2-3 लोगों ने और शिकायत की थी। रवि जायसवाल जी ने भी वीडियो मैसेज करके शिकायत की थी कि फ़ोन पे पर जो है तो मैसेज के, फ़ोन पे के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र कराए जाते हैं। तो जो फ़ोन पे में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, उसका भी अपना अकाउंट होता है। जो भी फ़ोन पे नंबर होता है, उस पर आपने ट्रांसफ़र तो कर दिए, और उस नंबर से अगर आप सर्च करोगे तो किसके अकाउंट में वो पैसे गए हैं वो भी सर्च हो जाएंगे। तो लगातार कई नंबर जो हैं फ़ोन पे के जेल के कर्मचारियों के चालू हैं, और उन लोगों से ही पैसे मांगे जाते हैं, परिजनों से, जो जेल के अंदर बंद हैं उनके परिजनों से पैसे मांगे जाते हैं। तो जेल में पैसे की आवश्यकता पड़ती किस लिए है? कैंटीन खुला हुआ है जेल के बाहर, कैंटीन में आप सीधे पैसा जमा करो तो वहाँ पे कैंटीन की जो भी नमकीन बिस्किट की सुविधाएं हैं वो वहाँ पे बंदियों को मिल जाएंगी उस पैसे के जो कैंटीन में जमा होते हैं। लेकिन अगर फ़ोन पे किसी को पैसे मंगाए जाते हैं और वो उसका रिकॉर्डेड एविडेंस है, ऐसा नहीं कि ये हवा की बातें हैं, ये तो करप्शन के संबंध में शिकायत किया जाएगा, लोकायुक्त में किया जाएगा, और अन्य संस्थाएँ जो भी हैं इस संबंध में जाँच करने के लिए अधिकृत, वहाँ पर इस संबंध में शिकायत की जाएगी। और सिर्फ ये मुहिम उनकी शिकायत की वजह से नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि गौतम जी से, अरुण गौतम जी से, कि आज से ही जब से वर्किंग डे शुरुआत हो, तो आप जेल के जितने कर्मचारी हैं उनकी, जब से उनकी नौकरी लगी है और जब से उन्होंने एफिडेविट दिया है प्रतिवर्ष कि हमारी सैलरी इतनी है और हमारी इनकम इतनी हुई है प्रत्येक वर्ष में, और इनकम का रिटर्न जो भी भरते हैं वो, और सैलरी का कि हमारे एक साल में हमारी इतनी आमदनी हुई है, उसकी जांच कराई जाए। उसके पश्चात हम लोग जांच करा के देंगे कि इनके और कितनी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पर इन लोगों ने बना के रखी है, किनके किनके नाम से बना के रखी है। भ्रष्टाचार का जेल का मामला आए दिन लोग उजागर करते हैं, उनके बातों को दबाने के लिए तरह तरह का प्रार्थना पत्र या फर्जी मुकदमा कराने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरीके का, और अभी भी जेल अधीक्षक के ऊपर गृह मंत्रालय से लेके सारी चीज़ों का एविडेंस देने के बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या लगता है कि मतलब किस तरीके से इनका चल रहा है? देखिए, ऐसा है कि आप विपक्ष में तो सरकारें, ऐसा है कि चाहे वो जेल की बात हो, चाहे बाहर आम जनता की बात हो, आप आवाज़ उठाओगे किसी के खिलाफ भी, तो आपकी आवाज़ दबाने के लिए शासन प्रशासन जो है वो तरह तरह के हथकंडे अपनाता है, मुकदमेबाजी करता है। अब जेल के अंदर अगर कोई बंदी बंद है
और जेल के अंदर बंद रहते हुए आपके खिलाफ़ कोई शिकायत नहीं कर सकता। ये जानते हैं कि आपको रहना वहीं पे है, शिकायत सुनेगा कौन? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही एक साधन है जिसमें कैदी जो है सीधे तौर पर जज के सामने शिकायत कर सकता है। लेकिन जब वो बीसी के सामने खड़ा होता है और जज साहब के सामने खड़ा होता है बीसी के माध्यम से, उसके पीछे भी कैदी और वहाँ के कर्मचारी खड़े रहते हैं कि अगर कुछ भी आपने बोला तो आपको बीसी के बाद फिर रहना जेल में ही है। तो उस दरमियान कोई कैदी जेल के अंदर से कोई शिकायत कर नहीं पाता। बाहर कोई आके वहाँ के अंदर की कोई शिकायत करता है तो आप इस तरह के टाल देते हो कि आप जो है रहते हुए क्यों नहीं शिकायत की आपने, तो या तो आप जेल में रहते हुए मार खाओ चुपचाप, या वहाँ से शिकायत करो फिर मार खाओ। तो अगर कोई सच्चाई नहीं है, आखिर स्वतंत्र भारत देश के अंदर इस तरीके से मानवाधिकार का हनन हो रहा है, कब तक चलेगा? लोग जानते हुए भी इस पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये कब तक चलेगा? अब तो तात्कालिक रूप से जैसा कि बंदी आते हैं, जो भी विचाराधीन बंदी हैं, ट्रायल वाले बंदी हैं, कोर्ट भी कहती है, संविधान भी कहता है कि जब तक कोर्ट ट्रायल में हैं तब तक आप उनको कन्विक्शन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, कि जैसे कन्विक्टेड जैसे कैदी होते हैं उनकी तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ट्रीट करने का मतलब है कि आप ना तो उनसे कोई काम ले सकते हैं और ना ही किसी तरह से कोई अन्य तरह से दंड दे सकते हैं। आप वहाँ पर लोग, जैसा कमांडो जी ने बताया और लोगों ने बताया जो छूट के आते हैं, कि वहाँ पर काम कराने का पैसा लेते हैं, झाड़ू पोछा लगाने का पैसा लेते हैं, आपको अंडा देने का पैसा लेते हैं, दूध देने का पैसा लेते हैं, रोटी ज़्यादा संख्या में देने का पैसा लेते हैं और फ़ोन पे के माध्यम से पैसा लेते हैं। फ़ोन पे तो एविडेंस है ना, वो दिए जा चुके हैं, कई जगह दिए जा चुके हैं। तो आप अगर निष्पक्ष जांच करने के लिए इतना ही आतुर हैं कि आप जो है, एक जेल के कर्मचारी ने आपके समझ शिकायत कर दी और एक फौजी का सम्मानित व्यक्ति जिसको फ़ौज से कई मेडल मिल चुके हैं, उसको आप थाने में बुलाकर बंद कर देते हैं, पूछताछ कर लेते हैं, और उसके पहले आप जो है रासुका जैसी गंभीर धाराएं जो कि राष्ट्र के खिलाफ अपराध करने वाले या षड्यंत्र करने वाले के विरुद्ध लगती हैं, एक ऐसे देशभक्त के खिलाफ लगा दिया आपने जिसको सेना ने मेडल दे रखे रखा है, सम्मान करके रखा हुआ है, जिसने अपने सेना में रहते हुए देश के लिए गोली खाई हुई है, उसके खिलाफ आपने NSA जैसी धाराएं लगा दी हैं। और मात्र इसलिए लगा दी क्योंकि वहाँ की आम जनता ने ये आवाज़ उठाई थी कि विद्युत मंडल के कर्मचारी जो हैं जानबूझ करके विद्युत जो है मुहैया नहीं करा रहे हैं, जानबूझ करके ट्रांसफार्मर नहीं लगवा रहे हैं, जानबूझ करके बिजली के तार जो है जोड़ नहीं रहे हैं, काट दे रहे हैं। तो जिससे बिजली बाधित हो और लोगों को सुविधाएं न मिलें, बिजली न मिलने की वजह से लोग सिंचाई न कर पाएँ, लड़के पढ़ाई न कर पाएँ, तो आप रिटायरमेंट होने के पश्चात इस संबंध में आवाज़ उठा रहे थे। और आवाज़ उठाने की वजह से वो लोक सेवक जिसका भी ट्रायल चल रहा केस, वो सही है कि गलत है वो ट्रायल में डिसाइड होगा, लेकिन उस लोक सेवक की बातों को आपने मान लिया तो ठीक है, उनकी बातों को मान लिया तो आपने 353 लगा दिया, ठीक किया, ट्रायल चलेगा, सही है गलत है। लेकिन NSA लगाने की क्या ज़रूरत थी आपको? NSA लगा के तो आपने गलत किया था ना। NSA तो उन्हीं लोगों के ऊपर लगाया जाता है जो कि हैबिचुअल हों और राज्य के विरुद्ध अपराध कर रहे हों, राष्ट्र के विरुद्ध अपराध कर रहे हों, और कई तरह गंभीर मुकदमे में हत्या, बलात्कार, लगातार उनके अपराध इस तरह के दर्ज होते रहे हों। कोई ऐसा मामला आपके खिलाफ नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि जब आपके खिलाफ शासन ऐसे व्यक्ति के खिलाफ रासुका लगा रहा है जो देशभक्ति का सीधा उदाहरण है कि वो गोली खा चुका है, उसको मेडल मिल चुके हैं, तो पहले भी कार्रवाई दूषित कार्रवाई थी, रासुका की कार्रवाई, और अब भी जो प्रयास किए जा रहे हैं कि आप जो है जेल के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओ, आप जो है विद्युत मंडल के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओ, चुपचाप जैसे विपक्ष को दबा करके जेल भेजा जाता है, ऐसे रीवा के छोटे स्तर पे भी अगर आवाज़ उठाएगा कोई छोटा कर्मचारी व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से, उस समय तो आप देशभक्त के हैसियत से फौज में थे, लेकिन आज सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से समान आदमी रहकर आवाज़ उठा रहे हो, तो जैसे कोई राजनीतिक दल विपक्षी पार्टी का आवाज़ उठाता है सत्ता पक्ष के खिलाफ तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसी तरह आज आप आवाज़ उठा रहे हैं तो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच करके मुकदमे रचने का प्रयास हो रहा है कि आप जो है बोलो मत, चुपचाप सुनते रहो, सहते रहो बस।